जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूनिट नंबर 2 गॉल ब्लैडर अल्ट्रासाउंड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की अल्ट्रासाउंड में मैं आपको गॉल ब्लैडर की पैथोलॉजीज़ के बारे में बताऊँगा। उनकी अपीयरेंसेस हमें अल्ट्रासाउंड पे किस तरीके से नज़र आती हैं और हम उसकी जो है वो रिपोर्टिंग किस तरीके से करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं गॉल ब्लैडर अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में देखने से गॉल ब्लैडर जो है वो नॉर्मली डिस्टेंडेड होता है तकरीबन 6 से 3 सेंटीमीटर तक, और इसकी वॉल जो है बिल्कुल स्मूथ होती है, और जो लिवर के साथ इसकी मार्जिनिंग है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि गॉल ब्लैडर जो है ओवर डिस्टेंडेड होता है, जिस तरह 10 से 5 सेंटीमीटर अक्सर उन लोगों में देखा जाता है जिन्होंने खाना ना खाया हो और प्रोलॉन्ग फास्टिंग हो। तो ऐसी सूरत में हम उस गॉल ब्लैडर को जो है वो डिस्टेंडेड गॉल ब्लैडर कहते हैं। उसके बरक्स एक गॉल ब्लैडर है जिसे हम कॉन्ट्रैक्टेड गॉल ब्लैडर कहते हैं। जब खाना बहुत ज़्यादा खाया हो, फैटी फूड लिया हो, तो उसमें जितना भी बाइल होता है वो निकल जाता है, और हमें अल्ट्रासाउंड पर जो है वो गॉल ब्लैडर इस तरीके से शेप में नज़र आता है जिसे हम कॉन्ट्रैक्टेड गॉल ब्लैडर कहते जी हैं। नाज़रीन, तो आपने 3 स्टेप्स देखे कि नॉर्मल गॉल ब्लैडर हमें किस तरीके से नज़र आता है। हमने ये देखा कि गॉल ब्लैडर ओवर डिस्टेंडेड हो जाए। अक्सर मरीज़ ने जो है वो फास्टिंग में होता है या कोई प्रोलॉन्ग उसकी बीमारी होती है जिसकी वजह से उसका गॉल ब्लैडर काफ़ी बड़ा हुआ होता है। वो पैथोलॉजी नहीं होती, उसका हमने ख़्याल रखना है। और उसके साथ-साथ कभी-कभी मरीज़ ने जो है वो हाई फैटी डाइट ली होती है, खाना खाया होता है, गॉल ब्लैडर जो है हमें कॉन्ट्रैक्टेड नज़र आता है। तो ऐसी सूरत में कतन जो है आप उसके ऊपर ये रिपोर्ट ना करें कि गॉल ब्लैडर नॉर्मल है और हमें स्टोन नज़र नहीं आया। और उसके लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी ये है कि आप मरीज़ को एडवाइस करें कि आप दोबारा अल्ट्रासाउंड के लिए आएँ। 6 से 8 घंटे तक आपकी फास्टिंग होनी चाहिए ताकि हमें गॉल ब्लैडर पूरे फुल तरीके से नज़र आ सके। हम उस पर कॉन्फिडेंटली रिपोर्ट कर सकें कि इसके अंदर कोई स्टोन है, मास है या कोई और एब्नॉर्मेलिटी है। गॉल ब्लैडर की सबसे कॉमन पैथोलॉजी जो है वो स्टोन है। कभी कभी हमें सिंगल स्टोन नज़र आता है, इसे हम कोलीलिथियासिस कहते हैं, लेकिन सिंगल स्टोन जो है वो एक्वास्टिक शेडोइंग जो है वो कास्ट करते हैं। आप देखें इसके नीचे क्लियर शेडो नज़र आ रहा है, इसे एक्वास्टिक शेडोइंग कहते हैं, और ये सिंगल स्टोन के साथ नज़र आता है। गॉल ब्लैडर में अक्सर जो है वो मल्टीपल स्टोन्स भी नज़र आते हैं। आपको लार्जेस्ट स्टोन की मेजरमेंट लेनी होती है, वो रिपोर्ट में मेंशन करनी होती है, और आप उसके साथ जो है वो सीबीडी को ज़रूर मेजर करके उसकी मेंशनिंग कर दें और लिख दें कि गॉल ब्लैडर जो है वो इट कंटेन मल्टीपल कैलकुलाई और सीबीडी जो है वो इसकी नॉर्मल है। अगर आप देखें क्रॉस सेक्शन में आपको इसी तरीके से मल्टीपल स्टोन्स नज़र आते हैं और इक्वेस्टिक शेडविंग जो है वो कास्ट हो रही होती है। इस तरीके से मरीज़ को डिफरेंट एंगल्स में राइट और लेफ़्ट मूव करके गॉल ब्लैडर के स्टोन को जो है आपको कंफर्म करना होता है ताकि आपको सही नज़र आए। आपने देखा कि गॉल ब्लैडर स्टोन जो है हमें सिंगल भी नज़र आते हैं, मल्टीपल भी नज़र आ सकते हैं। ज़्यादातर 75% कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं और 25% जो है वो पिगमेंटेड स्टोन होते हैं। मरीज़ आपके पास एपिगैस्ट्रिक पेन में आएगा और ये पेन रेडिएट होगा बैक की साइड पर और पेशेंट को तकलीफ़ होगी। इसके साथ-साथ कभी-कभी आप अल्ट्रासाउंड प्रोब टेंडरनेस जिसे हम कहते हैं वो भी मौजूद होगी, और आप बहुत कॉन्फिडेंटली ख़्याल से अल्ट्रासाउंड को जो है उसके ज़रिए आप गॉल स्टोन्स को डायग्नोस कीजिएगा। क्योंकि कभी-कभी बहुत छोटे-छोटे टाइनी गॉल स्टोन्स होते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आते, लेकिन उसकी एक्वेस्टिक शेडोइंग हमें जो है वो नज़र आ जाती है। बेहतर तरीका ये है कि आप उसको राइट और लेफ़्ट साइड पर मोड़ कर आराम से उसका अल्ट्रासाउंड करें, ताकि आपको पेशेंट की अगर अंदर कोई स्टोन पड़ा हुआ है डिपेंडेंट पार्ट में तो वो निकल कर बाहर आ सके। कभी-कभी बेहतरीन तरीका ये होता है कि कभी छोटा स्टोन होता है तो उसके लिए मरीज़ को कुछ देर के लिए आप 5 मिनट के लिए खड़ा रखें, और जब खड़ा रखने के बाद फ़ौरन उसे अगर आप एग्ज़ामिनेशन कोच पे डालेंगे और आप प्रोब रखेंगे तो आपको जो है वो स्टोन ऊपर आया हुआ होगा, वो नज़र आ सकता है। तो ये 2-3 मैन्योर जो हैं वो आपने इस्तेमाल करने हैं ताकि आप कॉन्फिडेंटली अल्ट्रासाउंड पर जो है वो गोल्ड स्टोन को जो है वो डायग्नोस कर सकें। गॉल ब्लैडर की अनदर पैथोलॉजी जो दूसरी है उसको हम गॉल ब्लैडर स्लज कहते हैं, और ये गॉल ब्लैडर स्लज जो है वो डिपेंडेंट पार्ट पे पाया जाता है, और मरीज़ को अगर हम रोल करते हैं उसकी राइट और लेफ्ट डेकोबाइटिस पोजीशन में देखते हैं तो ये स्लज जो है वो मूव करता है। स्लज बेसिकली कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल से बना हुआ होता है, और इसको कंफर्म करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम इसकी डिफरेंट लॉन्गिट्यूजनल और क्रॉस सेक्शन देखें, और उसके साथ इसमें ये ज़रूरी होता है कि हम देखें कि वो मूव कर रहा हो। पेशेंट की मूवमेंट के साथ उसकी मूवमेंट जो है वो देखने में नज़र आ जाती है अल्ट्रासाउंड के ऊपर। कभी कभी जो है वो गॉल ब्लैडर जो है वो यूं गोल शक्ल में उसके अंदर स्लज मौजूद होता है जिसे हम ट्यूमेफेक्टिव स्लज बॉल कहते हैं। तो इसकी रिपोर्टिंग में हम इसे लिखते हैं ट्यूमेफेक्टिव स्लज बॉल सीन।
गॉल ब्लैडर के अंदर कभी कभी हमें पॉलिप नज़र आते हैं जो कि ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर से बने हुए होते हैं, कभी कभी सिंगल होते हैं, कभी कभी मल्टीपल होते हैं, और ये हमें गॉल ब्लैडर की या इंटीरियर वॉल या पोस्टीरियर वॉल के साथ अटैच नज़र आ जाते हैं और ये मूव जो है नहीं करते। गॉल ब्लैडर पॉलिप आपने देखा, पॉलिप जो है वो सिंगल भी है, मल्टीपल भी है, लेकिन गॉल ब्लैडर के लिए पॉलिप के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर जो है वो कैंसर के चांसेस होते हैं, और इसमें ये ज़रूरी होता है कि हम इसका फॉलो अप करें। जब आपको पहली दफ़ा गॉल ब्लैडर में पॉलिप नज़र आ जाए जो कि 10 मिलीमीटर से उसका साइज़ छोटा हो, तो आप उसके लिए 6 महीने को फॉलो अप रखें। आप एडवाइस लिखें कि फॉलो अप स्कैन, सर्विलेंस स्कैन इज़ रिकमेंडेड आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने के बाद अगर वो मरीज़ आपने दोबारा देखा और पॉलिप की जो साइज़ है वो स्टिल 10 मिलीमीटर से छोटा ही था, तो आप फिर उसको दोबारा फॉलो अप लिखेंगे कि फॉलो अप आफ्टर 1 ईयर, और फिर उसके बाद 1 साल बाद आपने उसे दोबारा स्कैन करना है। अगर पॉलिप 10 से छोटा रहा तो आपने उसको इग्नोर कर देना है, और बस फिर उसके बाद दोबारा फॉलो अप की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके बरअक्स उसका साइज़ जो है वो 10 मिलीमीटर से ज़्यादा हो गया, तो आप फ़ौरन रेफरल देंगे, आप सर्जिकल ओपिनियन के लिए पेशेंट को रेफ़र करेंगे ताकि सर्जन उसको प्रॉपर असेस कर सके, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन और रिपोर्टिंग और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद वो डिसाइड कर सके कि मरीज़ को ऑपरेट करना है या नहीं करना। गॉल ब्लैडर की एक और कंडीशन जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो गॉल ब्लैडर की वॉल के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं और हमें एक ख़ास किस्म की शेप दिखाते हैं जिसे हम कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट कहते हैं, और इसको हम जो है स्ट्रॉबेरी गॉल ब्लैडर कहते हैं या इसे कोलेस्ट्रीलोसिस का नाम दिया जाता है। गॉल ब्लैडर की एक एक्यूट कंडीशन जिसको हम कहते हैं ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस, जिसके अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन होते नहीं लेकिन उसकी वॉल थिकनिंग जो है वो मोर देन 3 मिलीमीटर तक होती है, और उसकी सराउंडिंग में जो है वो थोड़ा सा फ्लूइड भी नज़र आता है। वॉल जो है ये सारी एडिमेटिस हो जाती है जिसको हम एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन का नाम देते हैं। इसे हम कहते हैं ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस, जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। कभी कभी ये सूरत जो है वो मल्टीपल स्टोन के साथ भी नज़र आती है। अगर स्टोन भी उसमें हो और इरेगुलर वॉल थिकनिंग भी हो और फ्लूइड भी वॉल के इर्द गिर्द पाया जाए तो इसको हम कहते हैं कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। ये भी बहुत ज़्यादा कामन है, लिहाजा स्टोन देखने के लिए ज़रूरी है कि आप देखें कि स्टोन के साथ कोलिसिस्टाइटिस है या नहीं, या सिंगल हो या डबल स्टोन हो लेकिन या मल्टीपल हो, लेकिन आपने कोलिसिस्टाइटिस को जो है वो चेक करना है। कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस और ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस, या बाज़ जगह पर क्लिनिकली टर्म होता है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस और क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस, ये दोनों स्टेजेस भी हैं। आपको बहुत ख्याल रखना होता है कि आप मरीज़ में जो है वो स्टोन देख सकें और उसके साथ उसकी वॉल थिकनिंग दे सकें, जिसकी एडिमेटस वॉल जो है वो हो जाती है, वॉल जो है वो स्वेल हो जाती है और उसकी मेजरमेंट मोर देन 3 तक होनी चाहिए। कभी कभी उसके इर्द गिर्द जो है वो फ्लूइड भी आपको नज़र आता है, और इसकी सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि पेशेंट हमेशा जो है वो पेनफुल स्टेट में होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि किसी में कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस या ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस और मरीज़ जो है वो साइलेंट हो, ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात मरीज़ में इंतहाई पेन होता है, वो तकलीफ़ की सूरत में आपके सामने आता है, और आप जब उसको एग्ज़ामिनेशन करते हैं तो आपको कोई एक सिचुएशन मिल सकती है, कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस या ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस आपको जो है वो नज़र आ सकता है। एक और कंडीशन गाल ब्लैडर की जिसे कहते हैं पोर्सिलीन गाल ब्लैडर, इसके अंदर गाल ब्लैडर की वॉल के अंदर सारी कैल्शियम डिपॉजिट हो जाती है और ये इंतहाई ज़रूरी है। ये तकरीबन 13 से 61% इसमें कैंसर के चांस होते हैं और इसको जो है वो पोर्सिलीन गाल ब्लैडर कहा जाता है। गाल ब्लैडर मास जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, इसे मिस नहीं करना चाहिए। ये इर्रेगुलर आउटलाइन होती है और किसी किस्म की मूवमेंट इसमें नहीं होती, ये वॉल के साथ अटैच होता है, और अगर अल्ट्रासाउंड पे हम इसको देखते हैं तो इसके अंदर हमें वेस्कुलरिटी नज़र आती है। लिहाजा गाल ब्लैडर मास को मिस नहीं करना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा जो है वो बड़ा कामन है। जिस तरीके से पोर्सिलीन गॉल ब्लैडर के बारे में हमने बात की और आपको गॉल ब्लैडर मास के बारे में बात की, आप कोशिश करें कि ये आपसे इग्नोर ना हो, क्योंकि इस सूरत में आप देखें अगर गॉल ब्लैडर आपको इंतहाई अजीब व गरीब शक्ल का नज़र आ रहा है, या उसकी वॉल जो है बिल्कुल ही इर्रेगुलर है, या वो आपको जो है कुछ अनयूजुअल और एटिपिकल फॉर्म में नज़र आ रहा है, तो आप सस्पेक्ट करें कि इसके अंदर गॉल ब्लैडर मास हो सकता है। तो आपके पास जो बेहतरीन मेथड ये है, आप हमेशा रिपोर्ट के ऊपर एडवाइस करें कि फ़र्दर सीटी
स्टडीज़ जो है या एमआरआई जो है इसकी रिकमेंड की जाती है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड पर जो फाइंडिंग है वो एटिपिकल नज़र आ रही है, तो सस्पिशन है कि यहाँ पे मास हो सकता है। दूसरी बात ये कि गॉल ब्लैडर और लिवर के दरमियान एक इंटरफेस होता है, एक बड़ी बारीक लाइन होती है जो आपको डिस्टिंग्विश करती है कि ये गॉल ब्लैडर है और ये लिवर है। अगर गॉल ब्लैडर में कोई मास है या कोई कार्सिनोमा की कंडीशन है या कैंसर की फॉर्म है, तो ये लाइन जो है ये वाज़ेह नहीं होगी। आपको यूँ नज़र आएगा कि गॉल ब्लैडर जो है वो लिवर के अंदर पेनिट्रेट किया हुआ है, तो आपने बहुत ख्याल रखना है। इसके लिए इंतहाई प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, लेकिन चूँकि प्रैक्टिस जो है वो आप आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें देखेंगे तो आपको पता लगेगा। लिहाज़ा आपके ज़हन में ये बैकग्राउंड में होना चाहिए कि गॉल ब्लैडर के कैंसर में या उसकी जो मास में जो है इसकी शक्ल इस तरीके से नज़र आ सकती है, तो आपने इस चीज़ का इंतहाई ख्याल रखना है। और सबसे आखिर में मैं आपको एक बात करूँगा कि जब तक आप प्रॉपर तरीके से रिपोर्टिंग ना करें, आपकी जितनी भी प्रैक्टिस है वो फ़ज़ूल है, क्योंकि आपकी रिपोर्ट ही वो है जो आपने जो कुछ देखा वो आपने रिपोर्ट पे कन्वे किया। और आपकी जो ये रिपोर्ट है इससे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से आपके फ़िज़िशियन को, आपके सर्जन को या किसी भी और मेडिकल कोलीग को जो है कितना फ़ायदा हुआ, ये इंतहाई ज़रूरी है। लिहाज़ा आपकी रिपोर्ट सबसे पहले बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपने जो देखा आप वो प्रॉपर तरीके से कन्वे कर सकें। आपके पास डायग्नोस्टिक पावर होनी चाहिए कि आप प्रॉपर तरीके से अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग को डायग्नोसिस तक ले जा सकें, और आपकी जो फाइंडिंग है वो पेशेंट की अलामात के साथ कोरिलेट कर रही हूँ। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। जो लिहाजा रिपोर्ट राइटिंग जो है वो एक ऐसा टेक्निकल इशू है जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसको तवज्जो नहीं देते, और एट द एंड ऑफ द डे वो रिपोर्ट जो है इंतहाई एम्बिगुअस होती है और वो इतनी अट्रैक्टिव होती नहीं जो कि किसी भी मेडिकल कोलीग या सर्जन की जो है वो कॉन्फिडेंट को शेक कर देती है, और वो इस पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए बेहतर है कि आपकी रिपोर्ट इंतहाई खूबसूरत, क्वालिटेटिव और जो कुछ आपने देखा वो उसके अंदर हो और आपकी डायग्नोसिस के साथ मीट कर रही हो। अल्ट्रासाउंड की जो नेक्स्ट मेरी वीडियो है उसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ रिपोर्टिंग डिस्कस की हुई है कि आपको ये तमाम चीज़ें जो मैंने अल्ट्रासाउंड की पैथोलॉजी बताई इसकी रिपोर्टिंग हम किस तरीके से करेंगे। तो मेरी नेक्स्ट रिपोर्टिंग, गॉल ब्लैडर रिपोर्टिंग की जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा। तो मैं आज के इस यूनिट को यहाँ इख्तिताम करता हूँ। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद।